हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू सिविल एग्ज़ाम। और ये ज्योग्राफी क्रैश कोर्स उत्तराखंड पीसीएस का 4th लेक्चर है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो जिसे हिंदी में महाद्वीपीय प्रवाह भी कहा जाता है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो मैंने उनके लिए थोड़ा थोड़ा जहाँ पे हिंदी की ज़रूरत है, जहाँ पे जो वर्ड हिंदी में होने चाहिए वो वर्ड हिंदी में भी लिखे हुए हैं, या मैं खुद उनको बता दूंगा। तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो भी इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर जो हिंदी वाले जो स्टूडेंट है वो क्या करिएगा, जो आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी 11th की, एनसीईआरटी बुक होगी 11th की, उस 11th की बुक को भी खोलिएगा आप, ठीक है। फिर वहाँ से जो वर्ड आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहे हैं वो वहाँ से आप हिंदी में देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर तो हो जाएंगे, बाकी जो आपकी टर्मिनोलॉजी होगी वो हिंदी में आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा था। देखिए, जो पिछला लेक्चर था मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि किस तरीके से जो हमारे पास जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर था वो किस तरीके से बना था, जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर था वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया था। इसके अलावा जो प्रेजेंट क्रस्ट थी वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई थी। इसके अलावा मैंने वहाँ पे आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बताया था, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बताया था। उसके अलावा लास्ट में मैंने आपको पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में भी बताया था। उसके अलावा मैंने अर्थक्वेक के बारे में बताया था आपको। उसके अलावा पी वेव्स, एस वेव्स और जो डिफरेंट सरफेस वेव्स होती थी उन सभी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो मैंने बोला था कि शुरू के जो 10 से 12 लेक्चर होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं आपके लिए ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करने में। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इन लेक्चर्स को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये लेक्चर ऐसे लेक्चर्स हैं जनरली जो स्टूडेंट होते हैं वो इनमें ही कंफ्यूज रहते हैं, वो अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं बना पाते हैं, जिस वजह से वो ज्योग्राफी को एज ए टफ सब्जेक्ट मानते हैं। तो जो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाले जो लेक्चर आ रहे हैं 10 से 12 लेक्चर्स, उन पे ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद आपको ज्योग्राफी बहुत आसान लगने लग जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसे महाद्वीपीय प्रवाह भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी ये अल्फ्रेड वेगनर्स के द्वारा दी गई थी, जो एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने 1912 में ये थ्योरी दी थी, ठीक है, जिसे ये कह रहे थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में क्या होता है, कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीप, तो महाद्वीप का प्रभाव किस तरीके से हुआ, तो अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने चीज़ें कही। तो इनका मानना था कि सबसे पहले जो शुरुआती दौर था उस टाइम पे क्या था ये बता देता हूँ मैं। तो शुरुआती दौर में इनका मानना था कि ये इस तरीके से, मैं आपका अपना अर्थ बता देता हूँ, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। तो इनका मानना था कि शुरुआती दौर में यहाँ पे एक पेंजिया था, यहाँ पे एक पेंजिया था। पेंजिया का मतलब होता है कि सारी की सारी जो कॉन्टिनेंट था वो एक जगह पे था, सारा का सारा कॉन्टिनेंट एक जगह पे था, जिसे ये कह रहे थे पेंजिया, जिसे ये कह रहे थे पेंजिया, ठीक है। और इस पेंजिया को चारों तरफ से कवर करा हुआ था किसने, एक सी ने। चारों तरफ इसकी क्या था, वाटर था। और इस वाटर को इन्होंने बोला पैंथलाजा। इस वाटर को इन्होंने क्या बोला, ये पैंथलाजा इन्होंने कहा, इस वाटर को इन्होंने पैंथलाजा कहा। और जो ये सारा का सारा जो कॉन्टिनेंट मास था वो एक जगह पे था, जिसे ये कह रहे थे पेंजिया, ठीक है। तो मतलब सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक ही जगह पे थे, जिसे ये कह रहे थे पेंजिया। और उसके बाद ये जो वाटर से घिरा हुआ था इसे उन्होंने पैंथलाजा कहा। अब धीरे 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 क्या होने लगा कि जो ये पेंजिया था, ठीक है, जिसका मतलब होता है ऑल अर्थ, ये धीरे धीरे क्या होने लगा, दो भागों में ब्रेक होने लगा। ये धीरे धीरे क्या होने लगा, ये दो भागों में ब्रेक होने लगा। और जब ये दो भागों में बटा तो दो भाग, दो पार्ट बन गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से दो भागों में बंटने लगा, ये इस तरीके से दो भागों में बंटने लगा। अभी बता देता हूँ मैं आपको, ये इस तरीके से दो भागों में बंटने लग गया, ठीक है। तो ये दो भागों में जब बंटा तो ये ऊपर वाला पार्ट इसे कहा गया लॉरेशिया, इसे कहा गया क्या, लॉरेशिया, इसे कहा गया लॉरेशिया। और जो नीचे वाला पार्ट था इसे कहा गया गोंडवाना, इसे कहा गया क्या, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और अगर आप ये बीच का जो एरिया देख रहे होंगे, ये बीच का एरिया ये इस पानी से क्या हो गया, भर गया। जो ये बाहर का जो पैंथलाजा का पानी था ये धीरे धीरे इसके बीच में क्या हो गया, भर गया, जिसे हमने कहा टेथीज सी,
जिसे हमने कहा टेथीज सी, ठीक है, जिसे हमने कहा टेथीज सी। तो आई होप इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो ये चीज़ें कब कब हुई, कैसे कैसे हुई, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले परमियन पीरियड में मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताई थी। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में एक यहाँ पे आपको दिखेगा परमियन पीरियड, ठीक है। तो परमियन पीरियड में 250 मिलियन ईयर की बात कर रहे हैं परमियन पीरियड में। तो परमियन पीरियड में क्या था कि ये सारा का सारा जो अर्थ था, सारा का सारा जो लैंड मास था, वो एक ही जगह पे था, जिसे हमने पेंजिया कहा था, ठीक है। वही चीज़ मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, उसे हमने क्या कहा था, पेंजिया कहा था। और परमियन पीरियड में धीरे धीरे ये जो पेंजिया था वो टूटने लगा, धीरे धीरे ड्रिफ्ट होने लगे, इसमें इसका प्रभाव होने लगा। तो धीरे 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 जैसे ये टूटने लगा तो 200 मिलियन ईयर में ये पूरा का पूरा यहाँ पे टूटने लग गया ट्राइसिक पीरियड में। तो ट्राइसिक पीरियड में आप देखोगे 2 भागों में ये बट गया, एक ये ऊपर वाला लॉरेशिया पार्ट हो गया और नीचे वाला ये गोंडवाना पार्ट हो गया। और धीरे 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 जो इधर का जो सराउंडिंग वाटर था, इसके बीच में ये भरने लगा, जिसे हमने टेथीज सी कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, टेथीज सी कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये और वाइडन होता गया, धीरे धीरे ये और वाइडन होता करा जुरासिक पीरियड में, ठीक है। जुरासिक पीरियड मतलब 145 मिलियन ईयर एगो ये धीरे धीरे और ज़्यादा क्या होता रहा, धीरे धीरे और ज़्यादा इसके बीच में गैप होता रहा। और साथ साथ में ये जो कॉन्टिनेंट आपको दिख रहे हैं, जो ये महाद्वीप आपको दिख रहे हैं, ये क्या होने लगे, ड्रिफ्ट होने लगे। ड्रिफ्ट मतलब प्रभाव होने लगा, मतलब ये एक दूसरे से इधर इधर खिसकने लगे, एक दूसरे से अपार्ट होते गए, एक दूसरे से दूर होते गए। और धीरे 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 जिस तरीके से इनमें ड्रिफ्टिंग होती रही, तो ये एक दूसरे से दूर दूर जाते रहे। तो इनके बीच में धीरे धीरे डिफरेंट सी हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और फिर क्रेटेशियस पीरियड में आप देखेंगे कि डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी ड्रिफ्टिंग होने लगी, किसकी, कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्टिंग होने लगी। और प्रेजेंट डे में इस तरीके से ड्रिफ्टिंग होके आज हमें सारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट इस तरीके से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का क्या था, एक कॉन्सेप्ट था, विच वाज गिवन बाय द अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, जो कि एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे। इतनी सारी चीज़ें आपने अभी तक समझ ली। अब देखिए, जो ड्रिफ्टिंग थी मतलब जो प्रभाव था, ड्रिफ्ट का मतलब समझ रहे हो, ये प्रभाव था, मतलब जो ये आप देखेंगे जो ये लैंड था, ये किसके ऊपर ड्रिफ्ट हो रहा है, ये ओशन के ऊपर ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो सियाल और सीमा का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, ठीक है। तो सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो सीमा से बने हैं ओशन, ठीक है, और सियाल से बने हैं कॉन्टिनेंट। तो यानी कि सियाल कॉन्टिनेंट सीमा के ऊपर क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। तो ठीक है, इस तरीके से इनकी ड्रिफ्टिंग हो रही है, प्रभाव हो रहा है। तो अब क्या होगा, देखिए जो ड्रिफ्टिंग थी वो पर्टिकुलरली 2 डायरेक्शन में हो रही थी, 2 डायरेक्शन में हो रही थी। एक तो हो रही थी इक्वेटर की तरफ, और दूसरी हो रही थी वेस्ट वर्ल्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक हो रही थी क्या, इक्वेटर की तरफ, ठीक है, और दूसरी हो रही थी वेस्ट वर्ल्ड डायरेक्शन में। अब जो ड्रिफ्टिंग थी, जो इक्वेटर की तरफ हो रही थी, उसके पीछे का जो फोर्स था वो क्या था, तो उसके पीछे का फोर्स था फोर्स ऑफ ग्रेविटी, पोल फीलिंग फोर्स, ठीक है। पोल फीलिंग फोर्स का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अर्थ की रोटेशन की वजह से लग रहा था। एंड तीसरा था बायोंसी, ठीक है, तीसरा था बायोंसी फोर्स, ठीक है। बायोंसी का मतलब क्या होता है, कब जब कोई चीज़ वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये था इक्वेटर की तरफ फोर्स क्यों लग रहा है, उसके पीछे की जो चीज़ें थी वो तो ग्रेविटी, पोल फीलिंग फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि अर्थ की रोटेशन की वजह से लग रहा है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो इक्वेटर पे ज़्यादा लग रहा था, ठीक है, इक्वेटर पे ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि अर्थ जो रोटेट करती है वो वेस्ट टू ईस्ट करती है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या हो रहा था कि इक्वेटर पे क्या हो रहा था, ज़्यादा फोर्स था, ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। इसी वजह से आपको इक्वेटर पे बल्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ें थी। और बायोंसी फोर्स, तो इक्वेटर की तरफ जो ड्रिफ्टिंग हो रही थी उनके पीछे के फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे ये। उसके अलावा जब वेस्ट वर्ल्ड क्यों हो रही थी, वेस्ट वर्ल्ड डायरेक्शन में
जो ड्रिफ्टिंग हो रही थी वो किस वजह से हो रही थी, वो अर्थ के मोशन की वजह से हो रही थी। वो किसकी वजह से हो रही थी, जो टाइडल करंट था, जो टाइडल करंट था, टाइडल करंट की वजह से वेस्ट वर्ल्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा था, फोर्स लग रहा था। और टाइडल करंट क्यों आ रहा था, क्योंकि अर्थ के मोशन की वजह से, ठीक है, अर्थ के मोशन की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वैगनर ने क्या कहा, वैगनर ने ये बोला कि जो टाइडल फोर्स हैं, ठीक है, टाइडल फोर्स भी वेस्ट वर्ल्ड डायरेक्शन में, ठीक है, वेस्ट वर्ल्ड डायरेक्शन में जो ड्रिफ्टिंग हो रही है उसमें एक मेजर रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि जो अल्फ्रेड ने जो ड्रिफ्टिंग थी वो कितने डायरेक्शन में बोली थी, कि कितने डायरेक्शन में हो रही थी, तो दो डायरेक्शन में हो रही थी। एक तो इक्वेटर वर्ल्ड की तरफ हो रही थी और दूसरी हो रही थी वेस्ट वर्ल्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने जान ली। तो ये कुछ एजम्पशन है विच वॉज पुट फॉरवर्डेड बाय द अल्फ्रेड वैगनर। अब ये हमने समझ लिया अल्फ्रेड वैगनर के जो कॉन्सेप्ट था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। अब इस अल्फ्रेड वैगनर ने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी या महाद्वीपीय प्रवाह दिया था, इसके पीछे उन्होंने क्या क्या रीजन दिया, अपनी थ्योरी को इस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने क्या क्या रीजन दिया, वो चीज़ हम बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टेजेस हैं, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के स्टेजेस हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले क्या था, पेंजिया था, फिर उसके बाद पेंथलाजा था, फिर सेकंड स्टेज में 200 मिलियन ईयर एगो ड्रिफ्टिंग होना स्टार्ट हुई। जब ड्रिफ्टिंग होना स्टार्ट हुई तो जो ये पेंजिया था वो दो भागों में बढ़ गया, एक लॉरेशिया एक गोंडवाना में। फिर थर्ड स्टेज में क्या हो गया, जो सराउंडिंग का जो पानी था वो गोंडवाना और लॉरेशियन के बीच में फिल हो गया, जिसे हम टेथिस सी कहते हैं, ठीक है। ये किस टाइम पे हुआ, मीसोजोइक इपोक में हुआ। फिर फोर्थ स्टेज में क्या हुआ, डिफरेंट क्या हो गए, नई नई सी बनने लगे, जैसे अटलांटिक सी हो गया, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट माउंटेन बनने लगे, रोकीज एंड एंडीज वेयर फॉर्म्ड, ठीक है, बाय द वेस्ट वर्ल्ड ड्रिफ्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। और उसके बाद जब ये चीज़ें हुई तो डिफरेंट माउंटेन हमें देखने को मिले। तो इस तरीके से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने आज के कॉन्टिनेंट को बताया कि किस तरीके से वो एग्जिस्टेंस में आए। अब यहाँ पे मैं ये बताता हूँ कि जो अल्फ्रेड वैगनर ने अपनी जो थ्योरी दी थी उसके पीछे कौन कौन से उसने अपने तथ्य दिए जिससे वो ये साबित कर पाए कि मेरी जो थ्योरी है वो सही है। तो सबसे पहले उसने ये देखिए, उसने क्या बोला था कि सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट थे एक समय पे एक ही जगह पे थे। तो इसने बोला ऐसे कैसे पता चला, इसके पीछे का उसने रीजन क्या दिया, जिग सॉ फिट का मतलब आप देखोगे कि जो डिफरेंट जो हमारे कॉन्टिनेंट है अगर आज की डेट में उनको दोबारा से मिलाया जाए तो उनकी फिट हो जाते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं। जैसे आप ये देखोगे साउथ अमेरिका है ये, और ये अफ्रीका है। तो इसने कहा अगर आप साउथ अफ्रीका का जो ये पार्ट है अगर साउथ अमेरिका के साथ मिलाओगे तो ये फिट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंट जो लैंड मास है एक दूसरे के साथ जब आप जोड़ोगे तो ये फिट हो जाएंगे, इसने ये बोला, ठीक है। किसने, अपने अल्फ्रेड वैगनर भाई साहब ने ये चीज़ बोली कि जिगसॉ फिट हो जाते हैं। अगर आप डिफरेंट लैंड मास को एक तरफ लगाओगे तो आप देखोगे कि ये एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, फिट बैठ रहे हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसने इस तरीके से ये दिया है जिगसॉ फिट का। अब दूसरा इसने अपने थ्योरी को प्रूव करने के लिए क्या चीज़ बोली, दूसरा इसने बोला जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में जैसे जो रॉक्स हो गए जो सेडिमेंट्स हो गए उसकी बात ये कर रहा है, ठीक है। तो इसने बोला कि यार जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये अपलाचिन माउंटेन्स है, ठीक है, ये अपलाचिन माउंटेन है, नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो जो अपलाचिन माउंटेन्स है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में वो एक्सटेंड होते जाते हैं। ये अपलाचिन माउंटेन है, ये आपको एक्सटेंड होते दिखेंगे यहाँ यूरोप में, ठीक है। यूरोप में कहाँ का, जैसे आपको देखने को मिलेंगे ये आइलैंड हो गया, ठीक है, वेल्स हो गया, सेंट्रल यूरोप हो गया, यहाँ तक आपको अपलाचिन माउंटेन की चेन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और ये क्या है, ये इस तरीके से ये आगे जाती रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर रॉक स्ट्रक्चर अपलाचिन माउंटेन का और ग्रीनलैंड स्कैंडिनेवियन, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेल्स हो गया, सेंट्रल यूरोप हो गया, यहाँ के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर रॉक्स पार्टिकल सेम है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि अगर आप देखोगे जो अफ्रीका और ब्राज़ील के जो रॉक स्ट्रक्चर है उनमें भी रिजेम्बलेंस मतलब समानता देखने को मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर
यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मैप के दौरान बता देता हूँ ताकि चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि अगर देखिए यहाँ के जो रॉक स्ट्रक्चर है, ठीक है, अफ्रीका के रॉक स्ट्रक्चर और अफ्रीका के रॉक स्ट्रक्चर और साउथ अमेरिका के रॉक स्ट्रक्चर, अगर आपको इनमें रिजेम्बलेंस देखने को मिल रही है, अगर समानता देखने को मिल रही है, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि एक समय पे ऐसा था कि ये दोनों जो कॉन्टिनेंट है वो एक साथ थे। तो यहीं पे आपको अपलाचिन माउंटेन देखने को मिलेंगे। और इन्होंने बोला जो ये अपलाचिन माउंटेन्स हैं, ये अपलाचिन माउंटेन इस तरीके से एक्सटेंड होते हुए इधर आपको एक्सटेंड होते हुए देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आइलैंड हो गया, ये सेंट्रल यूरोप हो गया, वेल्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी इनके रॉक्स पार्टिकल अपलाचिन माउंटेन के सेम पीरियड के रॉक माउंटेन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्टिनेंट्स थे कहीं ना कहीं एक समय पे एक साथ थे, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने इस तरीके से अपनी थ्योरी यहाँ पे दी। तो मैं थोड़ा सा पढ़ के भी बता देता हूँ सो डैट आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। सिमिलैरिटी देखिए, इन्होंने कहा कि सिमिलैरिटी इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलोंग द टू कोस्ट ऑफ अटलांटिक, ठीक है। तो दो कोस्ट थी, अटलांटिक की जो दो कोस्ट है वहाँ पे आपको जो रॉक स्ट्रक्चर है, ये जियोलॉजी है, वो समान देखने को मिलेगी। बेस्ट एग्जांपल इन्होंने बोला कि जो अपलाचिन माउंटेन्स है नॉर्थ अमेरिका के, वो क्या होते हैं, वो एक्सटेंड होते हैं, कंटिन्यू ट्रेंड दिखाते हैं। ओल्ड हर्सियन माउंटेन जो कि साउथ वेस्ट आइलैंड में देखने को मिलेंगे, वेल्स में देखने को मिलेंगे और सेंट्रल यूरोप में देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से उन्होंने बोला कि जो अफ्रीका के कोस्ट के अपोजिट आप देखोगे ब्राज़ील का कोस्ट, वहाँ पे ग्रेट रिजेम्बलेंस देखने को मिलती है किसकी, स्ट्रक्चर एंड रॉक की। तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्टिनेंट एक साथ रहे होंगे कभी ना कभी, अल्फ्रेड वेगनर का ये मानना था, ठीक है। अब अगले तथ्य की तरफ इनके चलते हैं कि इन्होंने क्यों बोला कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक समय पे एक साथ थे, जिसे हम क्या कह रहे थे, पेंजिया कह रहे थे, ठीक है। अब देखिए जो ये इन्होंने बोला कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल, अगर आप डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्टिनेंट देखोगे तो वहाँ पे आपको फॉसिल के रेमिनेंट्स देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आपको साउथ अमेरिका में कोई फॉसिल के रेमिनेंट्स देखने को मिल रहे हैं, रेमिनेंट्स मतलब जो फॉसिल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, फॉसिल पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं, जो साउथ अमेरिका में फॉसिल्स आपको दिख रहे हैं वैसे ही आपको अफ्रीका में भी देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से जैसे फॉसिल रेमिनेंट्स आपको अफ्रीका में देखने को मिलेंगे, वही आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे और वही आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलेंगे। अब इनका मानना ये था, देखिए ये जो कॉन्टिनेंट है आज की डेट में बहुत दूर दूर है, तो ये फॉसिल रेमिनेंट अगर साउथ अमेरिका में भी मिल रहे हैं और अफ्रीका में भी मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, देखिए क्योंकि इनके बीच में तो बहुत बड़ा समंदर है आज की डेट में, तो अगर यहाँ के जो फॉसिल्स किसके होंगे, एनिमल्स वगैरह के होंगे, तो यहाँ के अगर एनिमल्स के फॉसिल अगर साउथ अफ्रीका के अफ्रीका में भी अमेरिका के अफ्रीका में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लैंड है वो एक समय पे एक साथ रहे होंगे। क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता कि ये जो एनिमल है यहाँ से इतनी दूर से इधर चले जाए, इस कॉन्टिनेंट में चले जाए, क्योंकि यहाँ बीच में तो बहुत बड़ा समंदर है। ये तभी हो सकता है, इनका कहने का मतलब था कि ये तभी हो सकता है जब ये तो कॉन्टिनेंट आपस में पहले कभी मिले रहे होंगे, तभी जाके ये फॉसिल रेमिनेंट्स वहाँ मिल सकते हैं। उसी तरीके से अगर दूसरे फॉसिल रेमिनेंट्स की बात करेंगे तो वो साउथ अमेरिका में भी रहा होगा, अफ्रीका में भी रहा है, इंडिया में भी है, अंटार्कटिका में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ पे देखने को मिले। तो एग्जाम्पल है फॉसिल रेमिनेंट्स के, जैसे लीमूर्स एक काइंड ऑफ एनिमल है, ठीक है, दैट इज़ नेटिव टू मेडागास्कर, जो कि मेडागास्कर का नेटिव है, बट इसके जो फॉसिल है वो इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं और अफ्रीका में भी देखने को मिल रहे हैं। उसी तरीके से दूसरा एक लिजर्ड फैमिली का एक एनिमल है, ठीक है, जिसे मेसोसॉर्स कह रहे हैं, इसके रेमिनेंट आपको डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, ब्राज़ील में, अलग अलग जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो ये है लाइस्टोरॉस, ठीक है, ये आपको अफ्रीका में भी इसके रेमिनेंट फॉसिल एविडेंस आपको अफ्रीका में भी देखने को मिल रहे हैं।
इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे अंटार्कटिका में भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में सेम एनिमल के यहाँ पे फॉसिल एविडेंस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब देयर वाज सम टाइम बैक इन हिस्ट्री जब दीज कॉन्टिनेंट वर एट वन प्लेस विच इज़ कॉल्ड पेंजिया। ठीक है, तो इन्होंने अपनी थ्योरी को एविडेंस देने के लिए ये सारे के सारे तथ्य सामने रखे। इसी तरीके से इन्होंने टिलाइट्स की बात करी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टिलाइट क्या होता है। टिलाइट वो होते हैं जब ग्लेशियर से ना ग्लेशियर टूटता है तो जो सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टिलाइट। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक डेट आर मेड अप ऑफ डिपोजिट ऑफ ग्लेशियर। तो ग्लेशियर में जब वेदरिंग वगैरह होती है, ग्लेशिएशन होता है, तो कुछ सेडिमेंट्स निकलते हैं जो इकट्ठा हो जाते हैं, उन्हें हम टिलाइट कहते हैं। ठीक है, अब ये टिलाइट पार्टिकल्स जो ये टिलाइट्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हमें देखने को मिले हैं। डिफरेंट डिफरेंट टिलाइट्स डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट के लैंड मास है उसके साउदर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिले, साउदर्न पार्ट में देखने को मिले हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो सेडिमेंट्स फ्रॉम द गोंडवाना पार्ट ऑफ इंडिया had counterparts that belong to 6 different landmass of southern hemisphere। ठीक है, तो इंडिया किस में था? गोंडवाना लैंड में था। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जो ये टिलाइट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये जहाँ पे ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, वाइट वाइट, क्योंकि वाइट वाइट क्यों, टिलाइट वाइट ही तो होगा क्योंकि ये ग्लेशिएशन से निकला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप साउथ अमेरिका में भी टिलाइट आपको देखने को मिलेंगे, वहीं अफ्रीका के नीचे वाले पार्ट में भी आपको टिलाइट देखने को मिलेंगे, वैसे ही यहाँ पे इंडिया के कुछ पार्ट्स में, अंटार्कटिका में और ऑस्ट्रेलिया में। तो इन्होंने कहा कि भाई ये टिलाइट्स आपको हर कॉन्टिनेंट में देखने को मिल रही हैं, जो कि पहले एक पार्ट था, मतलब गोंडवाना का पार्ट था। तो अगर ये तभी हो सकता है जब ये सारे के सारे एक जगह पे रहे होंगे पहले। ठीक है, तो ये टिलाइट का भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए। इसके बाद इन्होंने प्लेशियर डिपोजिट की बात करी। ठीक है, प्लेशियर डिपोजिट। ठीक है, तो प्लेशियर डिपोजिट मतलब होता है निक्षेपण, हिंदी में इसको कहते हैं। तो प्लेशियर डिपोजिट में इन्होंने क्या कहा, प्लेशियर डिपोजिट का मतलब होता है, देखिए प्लेशियर डिपोजिट क्या होता है, देखिए जो ये नदियाँ होती पहाड़ों से आती है, तो पहाड़ों में कभी कभी जो रॉक होते हैं ना, उन रॉक्स में जो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जैसे गोल्ड पार्टिकल्स हो गए, उनको क्या करते हैं, इरोड करके वो क्या कर लेते हैं, इरोड करके प्लेन्स में क्या कर लेते हैं, उसको बिछा देते हैं, प्लेन में बिछा देते हैं। तो इन्हीं को ही कहते हैं प्लेशियर डिपोजिट। वो सेडिमेंट विच आर कंबाइंड विद गोल्ड पार्टिकल, उन्हें प्लेशियर डिपोजिट हम कहते हैं। तो इनका मानना ये था कि घाना की कोस्ट पे, जो कि यहाँ अफ्रीका में दिखेगा आपको, कि घाना की कोस्ट में यहाँ पे हमें गोल्ड माइंस दिखती हैं। ठीक है, गोल्ड माइंस हमें कोस्ट ऑफ घाना पे दिखती हैं, वहाँ पे प्लेशियर डिपोजिट हमको दिखते हैं। बट जो सोर्स ऑफ रॉक्स हैं कि ये जो घाना की कोस्ट पे ये प्लेशियर डिपोजिट कहाँ से आए, यहाँ पे नहीं दिखते हैं। इसका सोर्स हमें दिखता है ब्राज़ीलियन हाईलैंड में। ठीक है, जो ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड है वहाँ पे दिखता है हमें। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि यह प्लेशियर डिपोजिट यहाँ पे हैं और इसका सोर्स यहाँ है ब्राज़ीलियन हाईलैंड में? तो इसका मतलब ये है कि इनका कहने का मतलब ये था कि भाई इसका मतलब ये है कि ये दोनों लैंड आपस में एक साथ रहे होंगे कभी ना कभी के टाइम पे, इस वजह से यहाँ पे इस तरीके से है कि सोर्स यहाँ पे है और प्लेशियर डिपोजिट इस घाना की कोस्ट पे। तो प्लेशियर डिपोजिट का मतलब भी आप समझ गए हैं और किस तरीके से इन्होंने अपनी थ्योरी को सिद्ध करा था प्लेशियर डिपोजिट के माध्यम से। यहाँ पे पढ़ के भी बता देता हूँ। मोस्ट एस्टोनिशिंग फैक्ट, मतलब ये आश्चर्यचकित करने का फैक्ट था कि गोल्ड माइंस है घाना की कोस्ट पे। ठीक है, हाउएवर सोर्स रॉक ऑफ माइन, ठीक है, प्रेजेंट दियर। ठीक है, नो क्लू ऑफ सोर्स ऑफ रॉक ऑफ माइन इन प्रेजेंट दियर। ठीक है, इट इज़ बिकॉज देयर आर गोल्ड माइन इन ब्राज़ील दैट हैव सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए जो गोल्ड माइन है ब्राज़ील में, सेम प्रॉपर्टीज कहाँ पे देखने को मिलेंगी, घाना की कोस्ट में। ठीक है, दस वन कैन से डैट गोल्ड डिपोजिट ऑफ घाना, जो गोल्ड डिपोजिट ऑफ घाना है वो ड्राइव करे गए हैं कहाँ से, ब्राज़ीलियन गोल्ड माइन से। ठीक है, तो ये कहने का मतलब था। अब सारी चीज़ें हमने समझ दी कि भाई उन्होंने अपने तथ्य कौन कौन से तथ्य रखे अपनी थ्योरी को प्रूव करने में कि पेंजिया एक टाइम पे एक जगह पे था, फिर वो किसमें हुआ, लॉरेशिया में,
और वो गोंडवाना लाइन में टूट गया, फिर बीच में 38C आ गए और फिर इस तरीके से ड्रिफ्टिंग होने लगी। तो कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी, पहले हमने जिग सॉ फिट देखा, ठीक, जिग सॉ फिट देखा, फिर उसके बाद हमने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। उसके बाद हमने टिलाइट्स देखा, उसके बाद हमने फॉसिल एविडेंस देखा, उसके बाद हमने फॉसिल एविडेंस देखा, और उसके बाद हम देख रहे हैं प्लेसर डिपॉजिट, तो ये इन 5 तथ्यों के आधार पे ये अपनी थ्योरी को प्रूव करा, इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूव करा, और अपनी थ्योरी को प्रूव करने से इन्होंने ये बताया कि देयर वाज अ टाइम व्हेन entire continent or entire landmass was at one place which were called Pangaea, and it was surrounded by the huge ocean which was called Penthalaja, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नाउ एक और चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि जब ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे थे, ये प्रभाव हो रहा था ये किसके ऊपर, सियाल किससे बने, उन्होंने सियाल कॉन्टिनेंट मतलब कॉन्टिनेंट सियाल से बना हुआ और ओशियन सीमा से बना हुआ, तो सियाल्स आर फ्लोटिंग ओवर सीमा, ठीक है। तो जब ये कॉन्टिनेंट फ्लोट कर रहे थे ओशियन के ऊपर, तो 2 डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी, वन वाज टुवर्ड इक्वेटर, ठीक है, एंड सेकंड वाज टुवर्ड वेस्टर्न, ठीक है। तो एक इक्वेटर वर्ल्ड लग रही थी, दूसरी वेस्टर्न वर्ल्ड लग रही थी। तो इन्होंने क्या बोला, एक तो इक्वेटर पे जो फोर्स लग रही थी, इट वाज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से लग रही थी, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी के कारण लग रही थी, ठीक है, बायोंसी के कारण लग रहा था। और दूसरा उन्होंने बताया था कि वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू टाइडल करंट, ठीक है, टाइडल करंट, और ये भी किस वजह से हो रहा था, अर्थ के रोटेशन की वजह से, और फिर उसके बाद टाइडल फोर्स के कारण। और ये टाइडल फोर्स किसके कारण लगता है, सन एंड मून की ग्रेविटी की वजह से जो अर्थ पे लगती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने हमको बताई थी। बट देयर वाज सम ड्रॉबैक्स इन हिज थ्योरी, और इसी थ्योरी का क्या करा जाता है, क्रिटिसिज्म किया जाता है, ठीक है। इस थ्योरी का फिर क्या किया जाता है, क्रिटिसिज्म किया जाता है। अब वो क्या क्रिटिसिज्म है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला था, जिगसॉ फिट बताया था इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि भाई देखिए सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट थे वो एक जगह पे था, और आज हम उसको उस थ्योरी को प्रूव इन्होंने किस तरीके से करके दिखाया, जिगसॉ फिट की तरह, ठीक है। बट देखिए बहुत सारे जो क्रिटिसाइजर है जो इसका क्रिटिसाइज करते हैं किसका, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के, उनका मानना था कि जो कोस्ट लाइन होती है वो एक टेम्परेरी फीचर है और वो चेंज होती रहती है, ठीक है, लाइबल टू चेंज होती रहती है। तो अगर कोस्ट लाइन चेंज होती रहती तो हो सकता है कि अफ्रीका ने अपनी कोस्ट लाइन चेंज करी हो और साउथ अमेरिका ने भी बहुत टाइम बाद अपनी कोस्ट लाइन चेंज करी हो, इस वजह से वो फिटिंग हो रही है उनमें, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फिर ये दोनों लैंड मास एक साथ रहे। तो पहला क्रिटिसिज्म इनका ये था। फिर उसके बाद उन्होंने जो कॉज ऑफ ड्रिफ्ट बताया था कि ड्रिफ्टिंग के पीछे का जो फोर्स था वो जो बताया था उन्होंने, जैसे कि ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, बायोंसी ऑफ द सी, टाइडल करंट, ये सारे के सारे इन्होंने फैक्टर दिए थे जिससे कि ड्रिफ्टिंग हो रही थी किसकी, कॉन्टिनेंट की। इस चीज़ पे भी इनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इस चीज़ पे ही दिया जाता है, सबसे बड़ा इनका क्रिटिसिज्म इस चीज़ पे ही दिया जाता है, क्योंकि इनकी क्रिटिसाइजर का मानना था कि जो ये फोर्स ऑफ फैक्टर बता रहे हैं ये इलॉजिकल है। क्या है ये, इलॉजिकल है, क्योंकि अगर ड्रिफ्ट होना है, इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट का अगर ड्रिफ्ट होना है, तो जो ये फोर्स है, जो ये इन्होंने फोर्सेस बताए हैं, इन फोर्सेस का आज की टाइम पे जो देखिए जो टाइडल फोर्स होता है या टाइडल करंट है, जो ये बायोंसी ऑफ द सी है, ये ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है, आज की डेट में जितनी है, आज की डेट में क्या है, जितनी है, उसका मिलियंस टाइम स्ट्रॉन्गर इनका होना ज़रूरी था अगर
इनको बड़े बड़े कॉन्टिनेंट को, अगर इनको बड़े बड़े कॉन्टिनेंट को क्या करना होता, ड्रिफ्ट करना होता है या प्रभाव करना होता है, ठीक है। तो जो ये फोर्सेस है, जो आज की डेट में इनकी जो फोर्स आज की डेट में जो ये फोर्सेस हैं, ठीक है, इनका जो मैग्नीट्यूड है आज की डेट में उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड है नहीं। अगर इन फोर्सेस की वजह से कॉन्टिनेंट को अगर ड्रिफ्ट होना होता तो उस टाइम पे इन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड था वो मिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर होना ज़रूरी था, जो कि था नहीं, ठीक है। तो उस वजह से जो ये फोर्सेस थे जिनके पीछे ये बताया गया था कि ड्रिफ्टिंग हो रही है, इसका मतलब ये जो इन्होंने फोर्सेस बताए, ये फोर्सेस बिल्कुल भी क्या है, बिल्कुल भी इनका जो फोर्सेस है, ये फोर्सेस बिल्कुल भी क्या नहीं होते हैं, फैक्टर नहीं करते हैं ड्रिफ्टिंग को। तो ये इसका मतलब जो इन्होंने कॉज ऑफ ड्रिफ्टिंग बताया था ये भी क्या था, गलत था। इसी तरीके से इन्होंने जैसे फॉसिल एविडेंस दिए थे, फॉसिल एविडेंस दिए थे डिफरेंट जगह पे, जैसे इन्होंने बोला था कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के अंदर एक ही फॉसिल फ्यूल्स हैं देखने को मिलेंगे आपको। तो इसका भी क्या हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ। इन्होंने बोला ऐसे तो सिमिलर वेजिटेशन आपको डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में दिखेंगे, कहीं पे सेंटर में भी देखने को मिलेंगे, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, साइबेरिया, तो डिफरेंट पार्ट में आपको ऐसे फॉसिल एविडेंस तो देखने को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सारे के सारे एक ही जगह पे रहे होंगे। तो इस चीज़ का भी क्या हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ। तो मेनली इनका जो क्रिटिसिज्म हुआ, एक तो जिग्सॉ फिट की वजह से हुआ, उसके अलावा जो कॉज ऑफ ड्रिफ्ट था, कॉज ऑफ ड्रिफ्ट की वजह से सबसे बड़ा इनका क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। क्योंकि जो आज की डेट में जो टाइडल करंट, बायोंसी और ग्रेविटी ऑफ अर्थ का जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, वो उतना ज़्यादा है नहीं। अगर उसको इनकी वजह से अगर ड्रिफ्टिंग होनी होती तो मिलियंस टाइम स्ट्रॉन्गर फोर्स की रिक्वायर थी जो आज की डेट में है, तब जाके ड्रिफ्ट होता, बट ऐसा तो था ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से इनका क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। तो ड्रॉबैक ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या थी कि सबसे पहले ये नहीं बता पाए, वैगनर फेल्ड टू एक्सप्लेन वाई ड्रिफ्ट बिगेन ओनली इन मेसोजोइक एरा, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि शुरू में जो ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई वो मेसोजोइक एरा में हुई। मेसोजोइक एरा में क्या होने लगा है, जो पेंजिया था वो ब्रेक डाउन होने बैठा दो पार्ट में। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आपको बता देता हूँ मैं, एक मिनट है। यहाँ पे देखिए, जब मैंने आपको शुरू में बताया था, ये देखिए यहाँ पे देखिए 250 मिलियन ईयर एगो यहाँ पे क्या होने लगी, ड्रिफ्टिंग होने लगी। ये 200 मिलियन ईयर एगो में ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होने लगी, ठीक है। 250 मिलियन ईयर में तो पेंजिया इस तरीके से था, और 200 मिलियन ईयर एगो जो ये ट्राइसिक पीरियड है, ये मेसोजोइक, ठीक है, मेसोजोइक पीरियड का, देखो ये मेसोजोइक पीरियड है, ठीक है, मेसोजोइक पीरियड है, एक पीरियड दो, मेसोजोइक पीरियड है, और मेसोजोइक पीरियड के अंदर ही ट्राइसिक इरा आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मेसोजोइक पीरियड में ही क्या होने लगा, ये ड्रिफ्टिंग होने लगा। तो इन्होंने ये बताया नहीं कि भाई तुमने ये क्यों बताया, ये कैसे बता पाए आप कि मेसोजोइक पीरियड में ही ये ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होने लगी, ठीक है, उससे पहले क्यों नहीं हुई, ये बताओ हमको। तो ये बता ही नहीं पाए, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गई। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था मेसोजोइक पीरियड में 3 ईरा आते हैं, जैसे ट्राइसिक हो गया, जुरासिक हो गया, इस तरीके से बताए थे मैंने आपको, ठीक है। तो एक बार जियोलॉजिकल टाइम स्केल को दोबारा देखिएगा, वहाँ पे आपको चीज़ें ढंग से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है। तो पहली चीज़ ये नहीं बता पाई कि मेसोजोइक एरा में ही क्यों ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई, पहली चीज़ भी। दूसरी चीज़ ये नहीं बता पाई कि थ्योरी डज नॉट कंसिडर ओशन। देखिए ये खाली किस बात को कह रहे थे कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए, ये कॉन्टिनेंट दो भागों में बट गए, लॉरेशिया और गोंडवाना, फिर इनके बीच में पानी भरा। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि कॉन्टिनेंट में वेस्ट वर्ल्ड और इक्वेटर वर्ल्ड ड्रिफ्टिंग हुई। बट इन्होंने ये तो बताया नहीं कि भाई ओशन के बारे में आपने कुछ थ्योरी दी, ओशन के बारे में कुछ बताया आपने, ओशन के बारे में तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। जब देखो ये कॉन्टिनेंट पे फोकस कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने ओशन पे कोई फोकस नहीं किया, कोई थ्योरी नहीं दी, ठीक है। इसके अलावा जो भी इनके प्रूफ थे वो सिर्फ अजम्पशन पे ही क्या थे, डिपेंड थे कि भाई जिग्जॉ फिट हो रहा है, फॉसिल एविडेंस डिफरेंट जगह देखे, ये एक अजम्पशन थी, ठीक है, जो कि वेरी जर्नलिस्टिक थी, ठीक है। कोई साइंटिफिक प्रूफ टाइप का इनके पास कुछ नहीं था,
ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो ड्रॉबैक ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आएगा ना, आपको यही चीज़ें लिखनी है, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके अलावा जो फोर्सेस थे, जैसे बायोन्सी फोर्स हो गया, टाइडल करंट फोर्स हो गया, ग्रेविटी हो गया, वो क्या है आज की डेट में बहुत वीक है, ठीक है। टू वीक टू बी एबल टू मूव कॉन्टिनेंट, वो आज की डेट में इतने कमज़ोर है कि वो कॉन्टिनेंट को क्या नहीं कर सकते हैं, ड्रिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन फोर्सेस की वजह से ड्रिफ्ट होना होता तो इनको मिलियंस टाइम स्ट्रॉन्गर होना पड़ता आज की डेट से, ठीक है, बट ऐसा तो है ही नहीं। फिर उसके बाद जो मॉडर्न थ्योरीज थी, जो मॉडर्न थ्योरीज की बात करेंगे हम, जैसे प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी की जो थ्योरी है, उसने ये तो माना है कि जो पेंजिया एग्जिस्ट करता था, ठीक है, एंड रिलेटेड लैंडमार्क्स एग्जिस्ट करते थे, बट गिव अ वेरी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन टू कॉज ऑफ ड्रिफ्ट, ठीक है। तो आज की डेट में जो हमारे पास जो नई थ्योरी है, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, जो अभी तक की सबसे कारगर थ्योरी है कि किस तरीके से कॉन्टिनेंट बने, कॉन्टिनेंट किस तरीके से ड्रिफ्ट हो रहे हैं, उसने एक एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है, कॉज ऑफ ड्रिफ्ट दिया है, जो कि डिफरेंट है किससे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। तो अभी हमने जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी है, इसके बाद हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ेंगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे। ये तीनों की तीनों थ्योरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि किस तरीके से हमारे कॉन्टिनेंट बने, किस तरीके से हमारे ओशियनिक क्रस्ट बनी, किस तरीके से हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी, किस तरीके से माउंटेन बिल्डिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए दीज थ्री थ्योरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही हमारे आगे आने वाली ज्योग्राफी का बेस भी बनती जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है। तो आई होप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को मैंने आपको अच्छे से समझा लिया होगा। इफ़ एनी डाउट डू यू हैव, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में। दिस सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, और इसके बारे में मैं इसका कॉन्सेप्ट भी आसानी से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो देख लीजिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को क्या कहते हैं, ठीक है। सागरीय अधस्थल विस्तार कहते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को क्या कहते हैं, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। मैंने आपके लिए बेसिकली मैंने आपके लिए ही जो हिंदी वाले स्टूडेंट है उनके लिए ही ये यहाँ पे फिगर लगाया है, सो डैट उनको भी चीज़ें समझ में धीरे धीरे आ जाए। अब देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में क्या क्या चीज़ें थी, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरीज में सिंपल ये था कि देखिए इट वाज रियलाइज्ड, अब देखिए क्या हुआ ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके पीछे की कहानी मैं बता देता हूँ कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ कि आपको पता है कि डिफरेंट शिप्स का निर्माण हुआ, डिफरेंट शिप का निर्माण हुआ। तो उस टाइम पे जो जोग्राफर थे या जो जिन लोगों ने सी का वॉयज सी में वो फ्लोट कर रहे थे, सी में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यार देखते हैं, वो इससे पहले 1945 से पहले ये मानना था कि जो सी का जो फ्लोर है वो बिल्कुल फ्लैट है, सी का जो फ्लोर है वो बिल्कुल क्या है, फ्लैट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ये मानना था, बट जब इसकी स्टडी की गई, सी फ्लोर की स्टडी की गई, तो देखा गया कि जो सी का जो फ्लोर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन है, बहुत ही ज़्यादा अनइवन है। इवन ये जो सी का जो फ्लोर है वो कॉन्टिनेंट से भी ज़्यादा क्या है, अनइवन है। तो सी के फ्लोर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, पहले तो मैं ये आपको बता देता हूँ। तो सी के फ्लोर में आप देखोगे ना, तो ये कॉन्टिनेंट है, अब ये धीरे धीरे क्या आ गया, सी आ गया, ये धीरे धीरे यहाँ पे आपको सी देखने को मिलेगा। पानी बना देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना यहाँ पे बनाई वो सी के नीचे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये सी के नीचे आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सैलो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, सैलो होता है, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं होता है। तो ये सी फ्लोर आपको इस तरीके सी सेल्फ आपको कॉन्टिनेंटल सेल्फ आपको देखने को मिलेगा। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना वो एक्सटेंड हो रही है सी के अंदर भी, तो उसको हम बोल रहे हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक है। फिर इस तरीके से यहाँ पे आपको एक शार्प इंक्लाइंड स्टीप दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है, ये एक स्लोप है, इस तरीके से स्टीप स्लोप देखने को मिलेगी आपको, तो इसे हम बोल रहे हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है आपके पास अबैसल प्लेन आता है, क्या आता है, अबैसल प्लेन आता है,
ठीक है, अबैसल प्लेन आता है। तो इस अबैसल प्लेन में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे सी माउंट हो गया। सी माउंट ये देख रहे हैं आपको, जो ये इस तरीके से हिल, ये आपको माउंट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कॉन्टिनेंट पे भी देखने को मिल रहे हैं। तो अगर कोई माउंटेन अगर सी के नीचे है तो इसे हम बोल देंगे सी माउंट, ठीक है। इसकी टिप आपको शार्प देखने को मिलेगी। वैसे हमें गयोट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। गयोट क्या होते हैं? गयोट वो चीज़ें हो गई, अगर देखिए इस सी माउंट का अगर यहाँ पे इरोजन होगा तो ऊपर ये क्या होगा, समतल हो जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे गयोट, ठीक है। ये चीज़ आपको गयोट देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हमेशा यहाँ पे देखोगे आप कि जो ये कॉन्टिनेंटल स्लोप होते हैं, तो इस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ से अब अबैसल प्लेन स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लोप होते हैं, तो यहाँ पे आपको ट्रेंचेस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ट्रेंचेस भी देखने को मिलेंगे, जिसे हिंदी में खाई कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे डीप ट्रेंचेस आपको देखने को मिलेंगे। ट्रेंचेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, फिलहाल आप ये समझिए कि कहाँ पे ट्रेंचेस मिलती हैं। तो ट्रेंचेस कैसी होती है, देखिए ये आपका हो गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप, और फिर यहाँ पे डीप ट्रेंचेस होते हैं, और फिर इस तरीके से अबैसल प्लेन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गई, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गई, और यहाँ पे आपको इस तरीके से डीप ट्रेंचेस खाई देखने को मिलेगी, ये ट्रेंचेस हो गए, ठीक है। और यहाँ पे ये अबैसल प्लेन आपको देखने को मिलेगा, और अबैसल प्लेन में डिफरेंट जगह पे आपको अलग अलग पार्ट देखने को मिलेंगे, जैसे ये सी माउंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये इस तरीके से गयोट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर हल्के हल्के अबैसल हिल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और देखने को मिलती है, कैनियन देखने को मिलेगा आपको कॉन्टिनेंटल स्लोप में। हमेशा कॉन्टिनेंटल स्लोप में आपको कैनियन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कैनियन क्या होता है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो इट वाज रियलाइज्ड दैट ऑल अलोंग द मिड ओशियनिक रीज वॉल्केनिक इरप्शन आर कॉमन एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा टू द सर्फेस इन द एरिया। अब देखिए, सबसे पहले ये देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब हुई थी ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये नहीं बता पाई थी कि यार जो ड्रिफ्टिंग हो रही है ना कॉन्टिनेंट, उसके पीछे का कॉज क्या है, ठीक है। तो ये कैसे पता चला, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो वो बता देता हूँ मैं आपको, आई थिंक वो लास्ट रखा है मैंने, ठीक है। अब देखिए उस टाइम पे क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि ये अर्थर होम्स है, ठीक। अर्थर होम्स 1930 में डिस्कस किया पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल। अब क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे आप देखोगे ये है हमारा, यहाँ पे आप देखोगे ये है हमारा इनर कोर, ये है हमारा आउटर कोर, और ये है मेंटल, ठीक है। मैंने मेंटल में बोला था कि मैग्मा पाया जाता है, ठीक है। मैग्मा पाया जाता है जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का क्या होता है, मेल्टिंग होती है, तो तब हमें मैग्मा देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो मैग्मा होता है ना, ये मैग्मा होता है, ये इस तरीके से अर्थ के नीचे से जब बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाता है तो ये इस तरीके से आता है, ठीक है। और ये क्रस्ट पे क्या मारता है, ऐसे धक्का मारता है नीचे से, इस तरीके से धक्का मारता है, और इस जो ओशनिक क्रस्ट है उसको तोड़ देता है। तो इस तरीके से जो ये करंट आ रही है, ठीक है, ये कन्वेक्शन, इसको बोलते हैं हम कन्वेक्शन करंट, ठीक है। इस तरीके से ये आ रही है। कन्वेक्शन करंट क्यों कह रहे हैं, देखिए कन्वेक्शन करंट इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको जो फ्लो होने का जो वे होता है वो कन्वेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए इसे कन्वेक्शन करंट कह रहे हैं। तो ये जो प्लूम है, ठीक है, मेंटल प्लूम है, मैग्मा है, ये इस तरीके से आ रहा है, और इस तरीके से ये देखोगे आप, ये कन्वेक्शन सेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ये कन्वेक्शन सेल आपको देखने को मिलेगी। तो कन्वेक्शन सेल मतलब जो ये मैग्मा आ रहा है, ये मैग्मा जिस तरीके से फ्लोट हो रहा है, जिस तरीके से राइज हो रहा है, इसको ही हम क्या कह रहे हैं, कन्वेक्शन सेल आपको देखने को मिलेगा, ये कन्वेक्शन सेल देखने को मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, मेंटल में हो रही है। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये पानी के नीचे है, ओशन के नीचे है, ठीक है। ओशन के नीचे जो क्रस्ट है जिसे हम ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं, ओशियनिक क्रस्ट हम कह रहे हैं। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताई हुई हैं, कुछ चीज़ें, ठीक है। तो इस चीज़ों से आप वो
उन चीज़ों से आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो जब ये मेंटल प्लूम इस तरीके से ओशनिक क्रस्ट को, ठीक है, ओशनिक क्रस्ट को जब तोड़ेगा, ठीक है, ओशनिक क्रस्ट किससे बनी होती है, बसाल्ट से बनी होती है, आप सभी को पता है। इस तरीके से तोड़ेगा तो यहाँ पे ये एक क्या करेगा, न्यू क्या करेगा, जो मैग्मा होगा उस न्यू मैग्मा को यहाँ पे लाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से रीज बनाएगा। रीज मतलब एक उभरा हुआ पार्ट, ठीक है, एक उभरा हुआ पार्ट। तो उभरा हुआ पार्ट कैसे होगा, क्योंकि जब यहाँ पे जो ये मैग्मा होगा इकट्ठा होगा तो ये ऊपर हो जाएगा, थोड़ा टीला जैसा बन जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रिज बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरुआत में क्या हुआ था ना, शुरुआत में जो रिज थी ना वो हमने अटलांटिक ओशन में देखी थी, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन के बीचों बीच हमने इस तरीके से ये रिज देखी थी, इसलिए इसको मिड ओशनिक रिज कहा जाता है। क्योंकि शुरुआत में जब हमने इस तरीके से चीज़ें देखी थी तो वो हमने कहाँ डिस्कवर करी थी, अटलांटिक ओशन में। और अटलांटिक ओशन में जो ये रिज बनती है, जो ये इस तरीके से जो ये मेंटल प्लूम निकलता है वो बिल्कुल अटलांटिक ओशन के मिड में निकलता है, इसलिए इसे हमने मिड ओशनिक रिज कहा था। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे आप देखोगे अटलांटिक ओशन के बीचों बीच इस तरीके से यहाँ पे ये रिज देखने को हमें मिल रही थी, इसलिए इसको हमने क्या बोला था, मिड ओशनिक रिज। यहाँ पे अटलांटिक ओशन है तो इसको मिड अटलांटिक रिज कह लिया गया। बट बाद में जब और जगह भी डिस्कवर किए गए, डिफरेंट ओशन में जब चीज़ें इस तरीके से डिस्कवर की गई, रीजेस को डिस्कवर करा गया, तो हमने देखा कि ये सिर्फ मिड में नहीं है, अलग अलग जगह पे भी है, मतलब कॉन्टिनेंट के पास में भी है, दूर भी है। तो इसलिए हमने डिफरेंट ओशनिक रिज देखने को मिली। तो ये मिड इंडियन रिज हो गई, ये साउथ वेस्ट इंडियन रिज हो गई, यहाँ पे आपको ईस्ट पैसिफिक रिज इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो रिजेस है वो सिर्फ मिड पे मिलती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट क्योंकि हमने सबसे पहले ये अटलांटिक ओशन में इस तरीके से ये रिज ढूंढी थी, इसलिए इसको मिड ओशनिक रिज कहा जाता है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो किस तरीके से ये कन्वेक्शन करंट आ रहा है, मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे बता दी, ठीक है। तो किस तरीके से आ रहा है ये मैंने आपको बता दिया। तो ये कन्वेक्शन सेल हो गए, और इन कन्वेक्शन सेल की वजह से जो ये क्रस्ट होती है, या चाहे वो ओशनिक क्रस्ट हो या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो, इस तरीके से इसमें ड्रिफ्टिंग होती है। इस तरीके से इसमें क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है मतलब ये इस तरीके से खिसक रही है। ये इस तरीके से क्या हो रही है, नीचे जो कन्वेक्शन करंट है, ठीक है, जो ये कन्वेक्शन सेल है, ये राइजिंग लिम्ब ऑफ मैग्मा है, ये इस तरीके से फ्लोट हो रहा है नीचे से, और फ्लोट होने के साथ ये इस पे चिपक रहा है, और इस पे चिपकने के साथ इसको भी क्या कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है अपने साथ, ठीक है, इसको भी ड्रिफ्टिंग कर रहा है अपने साथ। तो इस वजह से ये जो अपने क्रस्ट है वो, ये क्रस्ट इस तरीके से क्या होती है, मूवमेंट करती हैं या ड्रिफ्ट करती हैं। इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको वहीं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पे ले जाता हूँ, ठीक है। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जिसे सागरीय तल अधस्तल भी कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ होगी। तो पहला क्या हो गया कि हमने ये पाया कि ऑल अलोंग द मिड ओशनिक रिज क्या होता है, एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा टू द सर्विस इन दिस एरिया, ठीक है। तो कैसे, ये बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस पे क्या होता है, एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ये देखिए, ये जो मैग्मा है ये एसेंड हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से, और ये यहाँ पे क्या ले आता है, इस लावा को ले आता है। तो ऑल अराउंड द जो इस तरीके से ओशनिक रिजेस है, यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, मैग्मा इस तरीके से ऊपर आ रहा है, और ये जो लावा है ये यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल रहा है ऊपर आते हुए। तो ये चीज़ हमें मिल गई। तो मिड ओशनिक रिजेस पे इस तरीके से क्या हो रहा है, एसेंड हो रहा है मैग्मा, और ये लावा इस तरीके से। देखिए जब मैग्मा अंदर होता है, ठीक है, किसके, अर्थ के अंदर, तो उसे मैग्मा कहते हैं, ठीक है। जो वॉल्केनिक इरप्शन है जब वो उसके अंदर होता है, किसके, अर्थ के, तो उसे मैग्मा कहते हैं, और जब वो बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं, ठीक है। तो इतनी सिंपल बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पहली चीज़ ये हो गई।
तो पहली चीज़ क्या होगी, जो इतने भी मिड ओशनिक रीजेस हैं वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा को सरफेस पे लाता है। पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ क्या होगी, द रॉक इक्विडिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ मिड ओशनिक रिज सो रिमार्केबल सिमिलैरिटी। किस किस में सिमिलैरिटी है, पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल कंपोजिशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब देखिए क्या मतलब है इस चीज़ का। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कि किस तरीके से हमारा जो ये सी का जो फ्लोर है ना, ये फ्लोर आप देख रहे हो, सी का फ्लोर वो स्प्रेड कर रहा है। तो वो स्प्रेड किसकी वजह से कर रहा है, मैंने बोला आपको कन्वेक्शन सेल की वजह से, कन्वेक्शन सेल की वजह से बोला है अभी। ये देखिए ये जो कन्वेक्शन सेल है, जो ये मैग्मा है, मैग्मा की जो ये सेल बन रही है यहाँ पे, इस तरीके से इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ये ओशनिक क्रस्ट है, ये ओशनिक क्रस्ट क्या हो रही है, ड्रिफ्ट हो रही है, इस तरीके से ड्रिफ्ट हो रही है। तो इस वजह से हमारा जो ये सी का फ्लोर है वो भी क्या होता जा रहा है, स्प्रेड होता जा रहा है, ठीक है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो पहली चीज़ क्या होगी कि ये जो मैग्मा है वो मिड ओशनिक रिजेस पे जो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है उसकी वजह से जो सरफेस पे बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या आ रहा है, लावा आ रहा है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ ये हो गई, एक मिनट, दूसरी चीज़ ये हो गई कि आप देखने को मिलेगा कि जो ये रॉक्स है, जो ये रॉक्स है, ये देखिए ये मिड ओशनिक रिज हो गई। मिड ओशनिक रिज के किनारे जो दोनों साइड, दोनों साइड आपको, दोनों साइड आपको जो ये रॉक्स देखने को मिल रहे हैं, दोनों जो साइड आपको ये रॉक देखने को मिल रहे हैं, इनमें कुछ सिमिलैरिटी है, इनमें कुछ क्या है, सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो इनमें क्या सिमिलैरिटी है, देखिए द रॉक इक्वी डिस्टेंस ऑन आइदर साइड, मतलब मिड ओशनिक जो रिज है, जो मिड ओशनिक रिज है उसके दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे, दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, रॉक्स देखने को मिलेंगे। सेम मिड ओशनिक रिज के दोनों तरफ आपको रॉक्स देखने को मिलेगी। उन रॉक्स में कुछ रिमार्केबल सिमिलैरिटीज़ हैं, किस किस में, किस किस चीज़ में, कि उनका फॉर्मेशन किस पीरियड में हुआ था, दोनों का जो फॉर्मेशन हुआ एक ही पीरियड में हुआ, उनके केमिकल कंपोजिशन में सिमिलैरिटी है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में भी क्या है, सिमिलैरिटी देखने को आपको मिलेगी। तो जो मिड ओशनिक रिज की आइदर साइड इक्वी डिस्टेंस, एक इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पे जो रॉक्स मिड ओशनिक, जैसे ये 5 किलोमीटर इधर और मिड ओशनिक रिज के 5 किलोमीटर इधर, अगर आप रॉक्स को देखेंगे तो वहाँ पे आपको रॉक्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी। उन सिमिलैरिटीज़ में क्या है कि इनका फॉर्मेशन कौन से पीरियड में हुआ, एक तो सिमिलैरिटी इस चीज़ की हो गई। दूसरी चीज़ इनका केमिकल कंपोजिशन किस तरीके से हुआ, एक सिमिलैरिटी इस चीज़ की हो गई। तीसरी चीज़ इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से, उस चीज़ की सिमिलैरिटी भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अलावा रॉक क्लोजर टू द मिड ओशनिक रिज हैव नॉर्मल पोलरिटी एंड आर यंगेस्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझा देता हूँ। देखिए जो ये मिड ओशनिक रिज है ना, जो ये मिड ओशनिक रिज है, इस मिड ओशनिक रिज के यहाँ पे आप देखोगे मिड ओशनिक रिज के सबसे नज़दीक ये वाली रॉक हो गई और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ सबसे नज़दीक रॉक हो गए। तो जो ये नियरेस्ट रॉक है, नियरेस्ट रॉक है वो क्या है, यंगेस्ट रॉक है। जो नियरेस्ट रॉक है वो यंगेस्ट रॉक है, मतलब मिड ओशनिक रिज के नज़दीक जो भी रॉक्स होंगी वो यंगेस्ट है, मतलब वो आज की डेट में ही बनी हुई हैं, ठीक है। तो जो रिसेंट टाइम की जो रॉक्स हैं वो देखने को मिलेंगी मिड ओशनिक रिज के नज़दीक, तो यानी कि दे आर द यंगेस्ट रॉक। और धीरे धीरे जैसे हमारे सी फ्लोर का स्प्रेड होता रहता है तो यहाँ पे आप दूर दूर, जैसे मिड ओशनिक रिज से आप दूर दूर जाते रहोगे तो आपको यंगेस्ट एज, फिर यंग, फिर ओल्ड, फिर ओल्डर, इस तरीके से रॉक्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप समझ गए, इतनी चीज़ समझ गए आप। इसके अलावा देखिए द एज ऑफ द रॉक्स इंक्रीज एज वन मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम द क्रेस्ट, ठीक है। मिड ओशनिक रिज से आप जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे 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 आपको क्या देखने को मिलेगा, वैसे वैसे रॉक की जो एज ऑफ रॉक्स है वो क्या होती जाएगी, आपको कम होती जाएगी, ठीक है।
अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का भी अभी मैं रीज़न बताऊंगा, ठीक है। द ओशनिक क्रस्ट रॉक आर मच यंगर, जो ओशन क्रस्ट है उसकी रॉक्स क्या होती है, वो यंगर है, और जो कॉन्टिनेंटल रॉक हैं उनकी जो एज है वो क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। तो जो एज ऑफ रॉक्स है किसकी, ओशनिक क्रस्ट की, वो कम से कम 200 मिलियन ईयर पहले की हैं, जबकि अगर हम कॉन्टिनेंटल रॉक्स की बात करें तो वो तो हमें बहुत पुराने देखने को मिलती हैं, 3200 मिलियन ईयर पहले की हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ हमें देखने को मिली। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे देखिए, जो रॉक्स हैं क्लोजर टू मिड ओशनिक रिज हैव नॉर्मल पोलरिटी एंड आर वेरी यंग। तो पोलरिटी देखिए, उनमें पोल्स का भी क्या है, डिफरेंस है। आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से राइजिंग मैग्मा और यहाँ पे मिड ओशनिक रिज है। तो आप देखोगे ना, देखिए मैंने जब लास्ट लेक्चर बताया था, जो थर्ड लेक्चर था, मैंने बताया था कि अर्थ के अंदर पैलियोमैग्नेटिज्म होता है, अर्थ एक्ट एज ए सेल्फ डायनेमो। तो अर्थ जब सेल्फ डायनेमो की तरह काम करता है, इसको थोड़ा मैं पहले छोटा बना लेता हूँ, ठीक है। अर्थ जब सेल्फ डायनेमो की तरह काम करता है तो किस तरीके से काम करता है, देखिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको। देखिए ये हमारी अर्थ हो गई, ये हमारा कोर हो गया, ठीक है, और ये हमारा आउटर कोर हो गया। मैंने बोला था आपको, जो हमारा आउटर कोर है वो लिक्विड है, ठीक है, और जो इनर कोर है वो हमारा सॉलिड है। तो इसकी वजह से यहाँ पे देखिए, ये अर्थ क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है। तो जब ये वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है और यहाँ पे आप बैठ के देखोगे तो आपको उसकी उल्टी डायरेक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। तो ये यहाँ पे सेल्फ डायनेमो की तरह काम करता है। ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं आपको, सिंपल आप ये समझिए, अर्थ इसकी वजह से देखिए लिक्विड स्टेज और सॉलिड स्टेज की वजह से होने की वजह से यहाँ पे आउटर कोर सेल्फ डायनेमो की तरह क्या कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है। और जब सेल्फ डायनेमो की तरह काम कर रहा है तो आपको अर्थ के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन देखने को मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। जब अर्थ के अंदर से आपको मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन देखने को मिलेगी तो यहाँ पे आपको कभी नॉर्थ पोल देखने को मिलेगा, कभी यहाँ पे आपको साउथ पोल देखने को मिलेगा। यानी कि अर्थ के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, तो ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक पोल नॉर्थ हो गया, एक पोल क्या हो गया, साउथ हो गया। बट जो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं रहता है। कुछ टाइम बाद अर्थ के अंदर इस तरीके से चेंजेस होते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये जो अर्थ का जो पोलरिटी है वो चेंज हो जाती है। तो ये हो सकता है इधर साउथ हो जाए और फिर यहाँ पे नॉर्थ हो जाए। कुछ टाइम बाद ऐसा भी हो जाता है कभी कभी ये जो पोल्स हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इस तरीके से अर्थ के अंदर यहाँ पे पोलरिटी चेंज होती रहती है, ठीक है। पोलरिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि क्या है असल में मुद्दा क्या है। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ आपको, ताकि चीज़ें समझ में आपको आ जाए धीरे धीरे, ठीक है। देखिए चीज़ें बहुत आसानी से आपको बताई जा रही है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको पूरी मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होगा क्या, मैं यहाँ पे पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए होगा क्या, जैसे जैसे यहाँ पे इस तरीके से ये मैग्मा निकल रहा है, तो ये जब मैग्मा, देखिए मैग्मा जब निकलता है, ठीक है, ये वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, मैग्मा निकल रहा है, तो जब यहाँ पे मैग्मा अटैच हो रहा है तो ये ओल्ड क्रस्ट को क्या कर रहा है, ओल्ड क्रस्ट को हटा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे न्यू क्रस्ट बना रहा है। तो न्यू क्रस्ट को बनाने का मतलब है कि न्यू रॉक बना रहा है, क्या है, न्यू रॉक बना रहा है। तो इसी वजह से मिड ओशनिक रिज के नज़दीक जो रॉक होती है वो न्यू रॉक होती है, क्योंकि वो पुरानी रॉक को क्या कर देती है, हटा के नई रॉक बना देती है, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ पे न्यू रॉक बनी, फिर ये न्यू रॉक यहाँ खिसक के यहाँ आ जाएगी, ठीक है, तो ये ओल्ड हो जाएगी और फिर यहाँ पे नई रॉक का निर्माण होगा, किसकी वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन की। फिर ये भी पीछे चले जाएगी, फिर यहाँ पे न्यू रॉक आए, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से न्यू रॉक आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे न्यू रॉक होती हैं जो मिड ओशनिक रिज के बगल में होती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ,
इसके अलावा जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और ये रॉक का फॉर्मेशन हुआ, ये रॉक का फॉर्मेशन हुआ, तो क्या होता है, जैसे ही रॉक का फॉर्मेशन होता है तो ये जो रॉक होती है वो रॉक अपने आप को अर्थ की पोल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन कर लेती हैं। सपोज क्या हुआ होगा, जब ये रॉक बनी तो उस टाइम पे तो जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा वो नॉर्थ पोलरिटी का रहा होगा, नॉर्थ पोल की तरफ रहा होगा। ठीक है, अर्थ की जो पोलरिटी रहेगी वो नॉर्दर्न साइड रही होगी। तो इस रॉक ने भी अपने आप को क्या कर दिया, अलाइन कर दिया नॉर्थ की तरफ अपने आप को। फिर सपोज मान लीजिए कि उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ होगा कि कुछ टाइम बाद जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, न्यू रॉक बनी, तो उस टाइम पे क्या हुआ होगा, सपोज कि जो अर्थ की पोलरिटी है वो साउथवर्ड हो गई, तो इस रॉक ने भी क्या कर दिया, हमें अपनी पोलरिटी साउथवर्ड कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया कि जो ये रॉक्स है वो अपने आप को अलाइन कर देती है अकॉर्डिंग टू द पोलरिटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया, इससे ये भी हमें पता चल गया, ओशन के फ्लोर की रॉक से हमें ये पता चल गया कि अर्थ की जो पोलरिटी होती है वो भी क्या होती है, बदलती रहती है। अर्थ की जो पोलरिटी होती है वो भी क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है, वो भी क्या होती है, बदलती रहती है। तो ये चीज़ है। अब आप बोलोगे यार सर देखिए ऐसा है, अगर ये सी फ्लोर स्प्रेड करता जा रहा है तो ऐसा होना चाहिए, एक टाइम पे तो ऐसा होना चाहिए कि ये सी फ्लोर स्प्रेड करता जाएगा और ये कॉन्टिनेंट ख़त्म ही हो जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो ये सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है इस तरीके से, तो जो ये ओशनिक क्रस्ट है, ये जो ओशनिक क्रस्ट है ये यहाँ पे क्या हो रही है, ये यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, अपसारी इसे बोलते हैं, अपसारी। ठीक है, और ये यहाँ पे जब डाइवर्ज कर रही है तो अपसारी हो गई। ठीक है, और ये इस तरीके से क्या कर रही है, स्प्रेड कर रही है, सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है। बट जो ये ओशनिक क्रस्ट है, जब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के पास जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज, ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, और ये कन्वर्ज हो रहा है तो ये सबडक्ट हो रहा है किसके नीचे, ये सबडक्ट हो रहा है किसके नीचे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे सबडक्ट हो जा रहा है। और सबडक्ट होके यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मेल्ट होता जा रहा है, मेल्ट होता जा रहा है। तो जो ये स्प्रेड हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मेल्ट भी होता जा रहा है। इस तरीके से आप देखोगे सी का जो फ्लोर है वो स्प्रेड तो हो रहा है, बट इतना ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि साथ साथ में जो ये क्रस्ट है ये मेल्ट भी तो होती जा रही है। और मैंने बोला था यहाँ पे जब ये मेल्ट होती है तो ऊपर से, उसके बाद जब ये मेल्ट होती है दोबारा से ये राइज करती है और इस तरीके से वॉल्केनिक आर्क वगैरह बनाती है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो यहीं पे जब ये मेल्ट हो रही है, जब यहाँ पे ये मेल्ट हो रही है तो यहीं पे इस वाले रेंज में यहाँ पे ट्रेंचेस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है डीप ओशनिक ट्रेंचेस। तो यहीं पे क्या बनते हैं, ट्रेंचेस बनते हैं। यहीं पे क्या हो, इस सबडक्शन जोन में आपको ट्रेंचेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस सबडक्शन जोन में आपको डीप सीटेड अर्थक्वेक भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, डीप सीटेड अर्थक्वेक भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ट्रेंचेस में ये देखिए, यहाँ पे जहाँ पे सबडक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे सबडक्शन में आपको डीप सीटेड मतलब डीप अर्थक्वेक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पे, सबडक्शन जोन पे, जहाँ पे ओशनिक क्रस्ट और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सबडक्ट हो रही है किसके नीचे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे सबडक्ट हो रही है। तो यहाँ पे आपको डीप सीटेड अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मिड ओशनिक रीज की बात करोगे आपको, तो यहाँ पे आपको सैलो अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। सैलो अर्थक्वेक का मतलब कि बिल्कुल उनकी डेप्थ क्या होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो इस तरीके से डिफरेंट अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे तो आपको डीप सीटेड और सैलो अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये नाज़का प्लेट इस साउथ अमेरिका प्लेट के नीचे क्या हो रही है, सबडक्ट हो रही है। तो यहाँ पे आपको डीप सीटेड अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। साथ साथ में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था यहाँ पे वॉल्केनिक आर्क है, जैसे माउंट कोटापाक्सी हो गया, माउंट चिमराजो हो गया, एकांकागुआ हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अर्थक्वेक भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, वैसे ये देखिए मिड ओशनिक रीज में आपको यहाँ पे अलग अलग अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। ठीक है, सैलो अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। तो अगर आपसे पूछे कोई कि डीप सीटेड अर्थक्वेक कहाँ पे देखने को मिलेंगे, सैलो अर्थक्वेक कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आप वहाँ पे आसानी से चीज़ों को बता दोगे। तो यहाँ पे लिखा भी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में, यहाँ पे लिखा भी होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको।
ये देखिए, डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक अकरेंस वाइल मिड ओशनिक रीजेस एरिया द क्वेक फोकाई हैव सैलो डेप्थ। ठीक है, सैलो डेप्थ मतलब कम डेप्थ के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में हमने क्या पढ़ा कि मिड ओशनिक रीज में वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है और ये जो लावा है वो सरफेस पे आ जाता है। इसके अलावा मिड ओशनिक रीजेस के दोनों साइड की अगर हम इक्विडिस्टेंस की रॉक की बात करें तो उनके पीरियड्स, ये फॉर्मेशन ऑफ पीरियड, केमिकल कंपोजर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे मैंने बताया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब अगर ये नॉर्थ पोलरिटी के है तो इधर भी इक्विडिस्टेंस में नॉर्थ पोलरिटी की होगी, फिर साउथ पोलरिटी, इधर भी साउथ पोलरिटी। इस तरीके से हमने ये बताया। फिर एज ऑफ रॉक्स के बारे में हमने बताया कि जो मिड ओशनिक रिज के बगल में अगर जो रॉक होगी वो यंग होगी और फिर इसके बाद जैसे जैसे हम दूर जाते रहेंगे तो हमें ओल्ड रॉक देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमने ओशनिक क्रस्ट क्या होते हैं, यंग होते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो नई नई रॉक बन रही है। कॉन्टिनेंटल रॉक्स क्या होते हैं, हमेशा ओल्डर होती हैं, ये हमने बताया आपको। इसके अलावा ये बताया मैंने कि जो सेडिमेंट्स ऑफ ओशन फ्लोर होते हैं वो ज़्यादा थिन होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें। इसके अलावा हम ये बताएं कि जो हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा कि अर्थक्वेक अगर हम वहाँ पे सबडक्शन जोन की बात करें तो वहाँ पे डीप सीटेड होते हैं, डीप सीटेड अर्थक्वेक होते हैं। वहीं मिड ओशनिक रिज पे हमें सेलो डेप्थ में यहाँ पे सेलो डेप्थ अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। तो सी फ्लोर में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये देखिए इस तरीके से पोलरिटी आपको देखने को मिलेगी मिड ओशनिक रिजेस के अगल बगल दोनों जगह। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। इस तरीके से मिड और ये डिफरेंट रिजेस आपको बता दी डिफरेंट वर्ल्ड में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो आई होप सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए इसके अलावा अब जो एक जो थ्योरी बचती है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड दिस इज़ द लेटेस्ट थ्योरी अबाउट द क्रिएशन ऑफ द क्रस्ट एंड द कॉन्टिनेंट। तो ये थ्योरी हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थोड़ा सा हम इस लेक्चर के बाद हम नहीं पढ़ेंगे। इस लेक्चर के बाद मैं एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाला लेक्चर बनाऊंगा और उस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाले लेक्चर के बाद आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताऊंगा और फिर आप आसानी से चीज़ों को समझ जाओगे कि हाउ माउंटेन बिल्डिंग्स आर क्रिएटेड। सिर्फ उसके बाद ओशन क्रस्ट क्या होता है, माउंटेन बिल्डिंग में किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मल फॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है, रिवर्स फॉल्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो इंटरेस्टिंग उस टाइम पे ये वो लेक्चर होने वाले होंगे। तो अभी के लिए इतने रखते हैं और हमारा लेक्चर आपको किस तरीके से लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आई होप इतना ही रखते हैं इस लेक्चर को और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।